चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास का अध्याय 4। अध्याय 4 में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां घर का वातावरण धीरे धीरे शांति से अविश्वास की ओर बढ़ने लगता है। इस पाठ में हम देखते हैं उम्र का अंतर, सामाजिक दबाव और मन में पनपता संदेह एक समान दाम्पत्य जीवन को मानसिक संघर्ष में बदल देता है। निर्मला अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन समाज और परिस्थितियां उसे बार बार कटघरे में खड़ा कर देती है। वहीं तोताराम, जो उनके पति हैं, उनके मन में शंका ने जन्म ले लिया है और यह शंका एक नए दर्दनाक रास्ते पर निर्मला को ले जा रही है। पार्ट 4 हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक स्त्री का दोष केवल इतना ही कि वो समाज के बनाए नियमों में फंस गई, और क्या संदेह रिश्ते को भीतर से खोखला कर देता है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। कर्तव्य यहाँ हुआ अपने पति प्रेम। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया। नैराश्य कहने का मतलब निराशा। उसके हृदय में बिलप की ज्वाला सी दहकती रहती थी। उसकी असह्य वेदना से उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख सेज पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से एक हूं। मुझे भी विधाता ने दुख की गड्डी ढोने के लिए चुना है। वो बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो वो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्त हो जाए, लेकिन वो गट्टी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातना ही सहनी पड़ेगी। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वो छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा था। आज उसका पर्दा भी उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी खूबसूरत साफ सुथरी बीबी के का चेहरा उनको दिखा। उनके हृदय में चोट सी लगी। दिन भर के परिश्रम से मुख की काली मलिन हो गई थी। तोतेराम की भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खानों पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने के बावजूद भी मुंह जोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जड़ित विशाल भवन, दूसरा टूटा फुआ खंडहर। वो उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनसे असह्य थी। वो आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का सूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट गई। तोताराम ने खिड़की की ओर दागते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी न मिली। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही किया करो जितना आराम हो सके। प्राण देकर थोड़ी ही काम किया जाता है। मत किया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए भी बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराए? निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती हो तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थी।
गोरे मुखड़े पर खून की लाड़ी दौड़ रही थी, आंखों की ज्योति सी निकलती मालूम हो रही थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए कुछ खाने के लिए निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिया। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी मैच है, 12 यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, ठंडा खाना हो जाएगा तो कहोगे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा लिया हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से मंगवा भेजते, जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, ये हमारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है, दीदी से क्यों नहीं खाता? निर्मला ने यह सब बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वो क्या दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ? ये कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में भी अभी तक बाल भाव की प्रधानता थी, उसमें वही उत्सुकता, चंचलता, विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ स्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ इच्छा अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक बहुत सिकोड़ना का आशय न समझ सकी। बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं पूछते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती, अगर ऐसा करो तो लोग यही कहेंगे कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुश्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के को शिक्षोत्री के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष से ऊपर हो गए थे, तब से उनकी आंख तक न उठाई थी। वो कानूनी पुस्तकों और पन्नों के सिवा कुछ और न पढ़ते थे, इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और उसके साथ मेहनती भी, खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वो क्लास में प्रथम आता। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर बन जाता। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़कों को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्लाकर और तेजी से वार करता है, उसी प्रकार मनसाराम के जवाबों को सुन कर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू क्या है। ये देखकर अब उन्हें संतोष न हो सका कि वो क्या कहता है। वह ये देखना चाहते थे कि क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरी की आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेड मास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेल जाना पसंद नहीं तो मैं कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे ये शिकायत की, जरा मैं भी सुनूं। वकील, कोई नहीं, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे मैं इन्हें कहीं घूमते दिखा तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर अपने घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने कही, कई आदमी ने की और कोई वजह नहीं है।
कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल भी ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब से कहीं चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छत्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए प्रशंसित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊंगा? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं और भी उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह ना खाली हुई तो? मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह क्यों ना होगी? मनसाराम, कितनी ही लड़कों को जगह मिली नहीं, वे बाहर किराए के मकान में पड़े हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार करने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाए। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल रहने को कहा। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं। कहने लगे, तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं नहीं जाता। मनसाराम, क्या कहाँ, क्यों नहीं? मगर वो सब माने तो भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं, वो बेचारी भूल से भी कुछ ऐसा नहीं कहेंगी। कोई चीज मांगने जाता हूं तो तुरंत उठकर दे देती हैं। रुक्मणी, तू ये त्रियाचरित क्या जाने, ये उन्हीं की आग लगाई हुई है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर इस हाथ में इस समय वो जाने न दे रही थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती। वो चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों की देखरेख करती रहे। और रुक्मिणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चरपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मिणी खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी, मैंने तो कुछ नहीं किया। रुक्मिणी, मनसाराम को घर से निकाल देती तो किस पर कहती तो मैं किसी से कुछ न कहती। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जया? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मिणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम नलिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी। वो कहीं बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सूद, न पहनने की, न पहन जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव से बालक है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ उसे किसे फिक्र, किसने खाया है, किसने कपड़े पहने हैं, वो कहाँ सो रहा है, वहाँ कौन उसका ध्यान रखे। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैं तुम्हें चिता देती हूँ, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। वकील साहब सर करके लौटे तो निर्मला का तुरंत ये विषय छेड़ दिया। मनसाराम से यह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर उसने पढ़ने का हर्ज ना होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि अब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से भी हो गया था। अब ये नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरिया बदलकर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें?
मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया। वही रूप और विकराल बनकर आज फिर उन्हें दिखाई दिया। सहमति हुई बोली, उनके पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं उसी वक्त पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज तो ना होगा। वो खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चरपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने चिंता जताया, बात उनसे कहीं अधिक बढ़ गई। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल तो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं। इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती, पर अब देखता हूँ काया पलट हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दूं, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाकर इस अवसर पर कोई जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब हो जाए। जरा इसके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोली, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ने से उसका हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। अगर कल फेल हो गया तो साफ कह देता, मैं दिन भर पढ़ाता रहता। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। ये तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, ये बात तो नहीं। वो मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इससे ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मुझे परताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अभी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला है। फिर आप कैसे समझते हैं कि उन्हें पढ़ने नहीं आता होगा? इसलिए मैं कहती हूँ कि दीदी समझेगी। इसी ने यह आग लगाई। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता। बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले यह दिल लगाकर पढ़ता था। ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते न बनेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी राम प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खानों में कई मुश्किल मुवक्किल बैठे थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़की की जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुक्कलियों के लड़कों की जगह देकर शहरों में लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई खाली जगह भी हुई तो बंसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन प्राणियों से सविका रहता था, तो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साथ बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क के ढंग की कुछ बात करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ी तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल दिया जाएगा। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला।
मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों में कोरा जवाब मिला। अब दो ही उपाय था, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। स्कूल में जगह अक्सर खाली रहती है, लेकिन अब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वो खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आपेक्ष से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वो अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गई। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहती हो मैं दुर्बल नहीं। क्यों दीदी, ये ऐसा ही था। रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इतनी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थिन के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के किए ना किए हो सके वो तुम्हें खुद करने चाहिए। ये नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वो लड़कों को देख रेख क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मिणी जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है? मैं तुम्हें गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखा, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वो पड़ी यह है। मालकिन समझती कि मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह लड़के पलते नहीं। कभी लाड़ कभी प्यार, सुख देना पड़ता है। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर भी क्या कर लोगे? उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊं? इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, 2 फुलके ही? अभी बैठकर 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए हो। मनसाराम ने सचताते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो था। ज्यादा खा जाता हूं तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग न पकड़ ले। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूं। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वो घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर मालकिन, 1 पाई की बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूप कला तो 250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में भी वही आमदनी खर्च को पूरी न पड़ती। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़-बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र किया। लोगों ने कहा उसे खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की संभावना कम होती है जितना बंद कमरे में।
कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वो अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वो किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अशरत विश्व में कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद में बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग में मातृवियोग का दुख भोगना पड़े? आज मुझसा अभागा संसार में कौन है जिसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी के दिल में चोट लगेगी। पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वो मेरी सूरत नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारी हो रही है। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे आज मुझे आवारा बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट के रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखिए आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उसका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो? किसी ने कुछ कहा? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी जी। तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा। मनसाराम, जी नहीं, वो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा? शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वो आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोलती। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज हो तो कभी शादी ना करता। रोज एक एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझे कहा था कि ये दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानूं? समझा तुम कुसंग में पढ़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। ऐसा कोई पिता है जिसे अपने पुत्र प्यारे ना हो? इसलिए मैं तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकलो, ताज़ी हवा तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वो घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पृथु प्रेम में पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। निराशा और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता का निष्ठुर और जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न थी। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया। पितृभक्ति की एक हृदय में तरंग उठी और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विह्वल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र उठता था, शील बुद्धि चरित अपने पराये कभी बखान करते, उसी के प्रति उनका हृदय कठोर हो गया। अपने पुत्र को शत्रु समझने लगे। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बन खड़ी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटाना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः यह आशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिसे आशा हो रही थी कि वो निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू की ओर खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें अविष्ट सिद्धि होगा ये नहीं, इसे कौन जानता था। जिस दिन तोताराम ने निर्मला को बहुत मिन्नत समाजत कर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी ना थी। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया। ओह,
इतना सक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में कैसी कैसी दुर्भावनाएं भरी हैं। मुझे ये इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोचकर वो कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है कि मुझ ऐसी कौन सी बात है जो उनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे कोई ऐसी बात नजर न आई तो उसका मनसाराम से पढ़ना, हंसना, बोलना संदेह का कारण बना। तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूलकर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन ये तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने उसकी बिलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए अपार सुख का अनुभव होता जिसे वह शब्द में प्रकट न करती। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात सोच भी नहीं सकती थी। प्रत्येक प्राणी को हमजोलियों के साथ हंसने बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। कल तक मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मिणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा तो अब क्यों घर वालों से नहीं कह दिया वो मेरा विवाह ना करो। वहां जाती, वहां जहां पुरुष के सिवा कोई ना हो, वहीं बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग को सराहता। यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे रंग भाव पर क्या लट्टू हो। इसने अपने बालकों के सेवा के लिए तुम्हें ब्याह कर लाया था, भोग विलास के लिए नहीं। वो बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक ना कही। वो अपनी सफाई पेश करना चाहती थी पर ना कर सकी। अगर कहे भी तो किससे। लेकिन इस नाजुक मौके पर उसने चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा उसका कोई उपाय न था। वो देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। ये भी देखती थी कि वो बहुत दुर्बल हो गया है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी चोर दशा होती थी, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तो अभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि उसने शिकायत की, इसलिए उसे घोर घोर वेदना सहनी पड़ी। वो मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही कि वो मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। यही इच्छा होगी कि घर में ना रहे, मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वो मुझ पर प्रशंसित रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकार ये दाने बिछाते हैं। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। ये मातृ स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका थी। अच्छा, मेरा यह रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वो मेरा पिता नहीं? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे, मुंह नहीं खोला करे, तो वो मुझे अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। आप पक्के मकान में रहकर क्यों मुझे वृक्ष छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वो समझती होंगी कि वो बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा समझती हैं। उनको कैसे विश्वास दिलाओ कि मेरी ओर से ये शंका ना करे। उन्हें बताओ कि मैं मनसाराम विष खाकर प्राण दे देंगे, इससे पहले उसका अहित करें। उसे चाहे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, उसके हृदय में सूल न बनेगा। ये सारी बातें सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती, उसके आंसू उमड़ने लगते। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वो खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख आज उसे अनुभव हो रहा था। वो आत्माभिमान था, साहसी था, पर अब सब सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उनसे झुलाकर कह दिया, मुझे भूख नहीं, कुछ ना खाऊं, बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो नब गई। बोली, बहू जी, वो मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह देना खाना ठंडा होता है, 2-4 कौर खा लें। महरी ये सब
कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वो बैठी हुई हैं। मारी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने कही ना, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर कह ये देना, वो बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम ना खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो जाएंगी। मैं मेरी भूंगी सुन, अब की और चली जा, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक बहुत सिकोड़ती हुई पर एक क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंकर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटी के कुएं में गिर जाने की खबर सुनी हो। पर वो ठिठक गई और भूमि पर बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं क्यों। भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वो रो रहे हैं, रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं, माता की याद आ रही होगी। वो दिल में समझते कि इसी से मैंने पिता से शिकायत की होगी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों करूंगी। निर्मला देखती है कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, वह दिन दिन दुर्बल होता जा रहा है। उसके मुख की निर्मल कांति मलिन हो रही है, उसका बदन संकुचित हो रहा है। ये देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो रहा है, पर उसका जबान न खुल सका। कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ कर रहा है। क्या इतना आवारा कहने से वो आवारा हो गया। सके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े हैं। हाय, इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खड़ी हो गई। इसका अंत क्या होगा भगवान जी जाने। भगवान मुझे मौत ही नहीं देते, बेचारे अकेले भूखे पड़ा रहता है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया, और आहार ही क्या, जितना खाता है उतना 2 साल के बच्चे खाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी के मनाने जाने उनका हृदय कांप रहा था। उससे पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा, वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर वो बाहर कमरे की ओर गई, वहां सन्नाटा था, मुंशी अभी न आए थे। ये सब देख भाल कर मनसा के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसा एक पुस्तक के सामने मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका, चौंकर बोला, कौन। निर्मला ने कांपते हुए सर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे। कितनी रात गई। मनसाराम ने मुंह फेंकर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, ये तो 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, चौथी बार मेरे मुंह से सुन लो। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया, भूख क्यों नहीं लगी। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से। ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं जाकर सो जाऊंगी। 2 हिक और खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखे मारना चाहते हो। मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी है। स्नेह वात्सल्य और विनय की देवी, यह ईर्ष्या अमंगल की मायावती मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण हुआ। जब वो उठ बैठा तो वे इसे मनाने आ सकती है। जब तक वो न जाता वो न उठती। इस पर विनय की अस्वीकार न कर सका। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझते हो कि तुम भूखे रहोगे, मैं खाकर सो जाऊंगी। क्या विमाता का नाता होने से कोई ऐसा स्वार्थी थोड़ी होता है। सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम है कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई। बोले, यहाँ क्या कर रही हो। निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ, अपने भाग को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई इधर उठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं। मुंशी कुछ चकित होकर बोले,
बात क्या है निर्मला? भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेज आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना चाहिए कि मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख नहीं है, पर कहने वाले को यह कहने से कौन रुकेगा कि पिचासनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम ने स्तंभ सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ नहीं समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले आंसू भरे हुए थे, वे अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उसमें विष प्रवाह हो रहा था। उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजाम में कौन सारी रात बैठे रहे? तुमसे पहले तो यह आदत न थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी को लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्लाकर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जा रहा है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझता होगा? उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिता को देखते ही त्योरियां क्यों बदल गई। इसी कारण भी वो समझ गया होगा कि बेचारे खाने आ रहा होगा। तब तक ये महाशय न कहाँ से आप पड़े। सवेरे वो उठ घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे मूंगी आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पलाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया और अपने रहने का प्रबंध कराया। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं। तुमसे पहले कितने लड़के का प्रार्थना पत्र है, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके, मैं इम्तिहान में शरीक न हो पाऊँ, तो हेडमास्टर साहब हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी से पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो इस साल कृति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली कर दिया। इसलिए मनसा वहां से आते ही अपना सामान इक्के में लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोईया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहाँ का रसोईया बहुत अच्छा खाना पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई नहीं पढ़ता, सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर जरूरी नहीं। मुंशी जी, कहार, जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो। रात में भी कुछ नहीं खाया। मनसाराम, वही खा लूंगा, रसोई से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बला रही थी, बेटा वो छोटे नहीं रहते, सब काम अपने से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारान। लड़के ने रात भर कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं, ये समझ लो कि स्कूल नहीं जा रहा, बनवास ले रहा है, लौट कर फिर ना आएगा। ये उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाता है, बात उनके दिल पर पत्थर की लकीर होती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करो दीदी, वो किसी की सुनते नहीं, आप जरा जाकर बुला ले। आपने बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या? किस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कब उचट गया? उसे तो अपने घर के सिवा कुछ अच्छा न लगता था। तुमने ही शिकायत की हो, रानी बनी हो, घर की मिट्टी में मिलाकर चैन से ना बैठ पाओगी। निर्मला ने रोक कर कहा, मैंने उन्हें कुछ न कहा, मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतीली माँ होने के कारण बदनाम हो। उनके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम
क्यों नहीं बुलाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो इसी तरह बैठी रहती। निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है। पंख फड़फड़ा रहा था, उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई नहीं, उनकी बुआ तो हो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते? मैं देख लेती, इसलिए चले गए।